हेलो साथियों, जय हिंद। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय, उसमें हमने अभी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अभी जब गुलाम वंश शुरू होगा, सल्तनत वंश शुरू होगा, वहां से हम जो है उसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग अभी भारत में कैसे मुस्लिम आक्रमण हुए वो पढ़ रहे हैं। तो हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा दिया है, उसकी वीडियो है यूट्यूब प्ले लिस्ट में, और महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा दिए हैं। देखिए, अरब आक्रमणकारियों में मोहम्मद बिन कासिम था इम्पोर्टेंट। वो भी आया भारत पर लूट मार करके 712 ईस्वी से में जो है एंटर किया और चला गया भारत से। उसके बाद 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक जो है महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया। इसको हमने डिटेल से बताया हुआ है। मैं जो है इसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और महमूद गजनवी 1030 में मर गया। ठीक, 1030 ईस्वी में जब मर गया तो उसके बाद आने वाले जो शासक हुए वहां पे गजनी वंश के, वो ज्यादा मतलब कह सकते हैं ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे, तो इसलिए उनका इतिहास में पता नहीं चल पाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे कमजोर होता रहा। इस तरह से आगे उसी के गजनी वंश के ही अंतर्गत एक साम्राज्य था जिसका नाम था गौर प्रांत। यानी गौर प्रांत जो है ये गजनी के अंतर्गत ही आता था। गजनी के अंतर्गत ही आता था गौर प्रांत। छोटा सा रियासत थी, छोटी सी रियासत थी। लेकिन जब गजनी पर जो गजनी का शासक है उस पर कोई बहुत ही मतलब शक्तिशाली राजा नहीं था, तो ये अलग अलग जो छोटी छोटी रियासतें थी वे खुद को स्वतंत्र घोषित कर ली। इस प्रकार जो है गौर प्रांत का भी शासक, ये जिसमें मोहम्मद गोरी का नाम आता है, इसका जन्म हुआ था 1149 ईस्वी में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 1149 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और ये जो है गौर साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है 1173 ईस्वी में। ठीक है, 1173 में यह गद्दी पर बैठा। देखिए, गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने अपने पहला आक्रमण किया मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण, और इसमें सफल भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 1175 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण हुआ, यानी राजगद्दी पर बैठने के 2 साल पश्चात या उधर के इलाकों को जीत कर चला गया। देखिए, जो आक्रमण होते थे भारत पर, ये गुजरात का एरिया है, ये वर्तमान भारत है, लेकिन उस समय का जो है पाकिस्तान का भी एरिया लगा हुआ था। तो यहाँ पर एक पहाड़ी थी जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह भारत में किस रास्ते से प्रवेश करते थे। तो यहाँ पर एक था खैबर दर्रा। दर्रा क्या होता है? किसी पहाड़, किसी बड़े पर्वत के बीच जो खाली रास्ता होता था, जिससे चारागाह या कोई भारी सेना आ सकती थी, उसे जो है दर्रा कहते हैं। ठीक है, 2 पहाड़ियों के बीच के रास्ते को दर्रा कहते हैं। तो खैबर नामक दर्रे से वो एंटर किए, और इधर का एरिया बहुत उपजाऊ था। इधर सिंध हो गया, मुल्तान, इधर जो है मुल्तान हो गया, इधर सब जो है पाकिस्तान के एरिया, पंजाब शासक पाकिस्तान का भारत का मिला करके, तब भारत पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था। तो 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण जो है उसने किया मुल्तान पर आक्रमण। ठीक है, अब देखिए, उसने मतलब जीत लिया, लेकिन अभी भी वह संतुष्ट नहीं था। वह महत्वाकांक्षी शासक था वो। फिर उसने दोबारा आक्रमण किया पाटन, जो वर्तमान में गुजरात में, 1178 ईस्वी में। पाटन यानी जो पड़ता है वर्तमान में गुजरात, यहां पर उसने आक्रमण किया। लेकिन यहाँ के शासक भीमद्वितीय ने इसको बुरी तरह पराजित कर दिया, यानी हरा दिया।
ठीक। अब ये जो है पाटन पर उसने आक्रमण किया, तो वहां का जो शासक था भीम द्वितीय, उसने गौरी को बुरी तरह पराजित किया, बुरी तरह हराया। देखिए इस समय हम उस शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, उस आक्रमणकारी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत के हर एक क्षेत्र में परिवर्तन हुए, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, यानी हर एक भौगोलिक क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, एक नए साम्राज्य का शुरुआत होता है। इसके पश्चात इसको हम बोलते हैं सल्तनत काल। मुस्लिम का एक क्रमिक कह सकते हैं क्रमिक तानाशाही शुरू होती है हमारे देश में, राज्य करना शुरू करते हैं लोग। तो जिस तरह से मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी भारत में लूटपाट करके चले गए, उसी तरह से मोहम्मद गोरी भी यहाँ पर आक्रमण करके, लूटपाट करके चला जाना चाहता था। इसकी कुछ प्रमुख लड़ाइयां हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग इतना लिख लिए होंगे, आगे हम बताते हैं। प्रमुख लड़ाइयों में इसकी तीन की गणना होती है। हरियाणा, देखिए इधर से आने वाले अरब क्षेत्र से आने वाले, गजनी क्षेत्र से आने वाले जितने भी आक्रमणकारी होते थे, उनको लड़ाई करने का एक स्थान मिलता था। हरियाणा के पास बहुत सारे खुले स्थान थे। आप लोगों को याद भी होगा कि इतिहास में जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वो भी हरियाणा में लड़ा गया था, क्योंकि वहां पर जो है बहुत समतल भूमि थी और वहां पर आबादी कम थी। जिस तरह से तराइन का युद्ध अभी हम लोग पढ़ेंगे, पानीपत का युद्ध, इस तमाम प्रकार के युद्ध जो है हरियाणा में लड़े गए। तो तराइन नाम का क्षेत्र था, इसलिए उसका नाम तराइन का प्रथम युद्ध। जो लड़ा गया था 1191 में। ठीक है, 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। यहाँ किसकी मत लड़ा गया था ये? एक तरफ था मोहम्मद गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, राजपूत राजा। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय कहा जाता है, लेकिन अक्सर इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से है, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था। ठीक है, इस लड़ाई में ये पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाता है, मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस समय का जो राजपूत राजा थे, जो उनमें बहुत शक्तिशाली राजा था। देखिए हार जीत तो युद्ध का परिणाम होता ही है, कारण और उसके परिणाम, इन दोनों पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो इसमें जीत का कारण यह था कि किसी अन्य राजा ने इसकी सहायता नहीं की थी मोहम्मद गोरी की, किसी राजपूत राजा ने। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं इतिहास में कि हमारे देश के जो राजपूत राजा थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी का फायदा विदेशी लोग उठाते थे, इसी का फायदा अंग्रेज लोग उठाए। ठीक है, तो पहली लड़ाई तो जीत गए ये 1191 ईस्वी में। इस मोहम्मद गोरी इसमें घायल हो गया और किसी तरह अपनी जान बचाकर चला गया। दूसरी बात, जब दूसरी लड़ाई हुई तब कुछ बदल चुका था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? एक साल बाद, 1192 ईस्वी। ठीक है, इसमें भी कौन कौन थे? मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ठीक, इस यहाँ परिस्थितियां बदल चुकी थी। क्या परिस्थिति बदल चुकी थी? उसी एक साल के दरमियान मालवा के शासक जयचंद, जिनकी पुत्री का नाम था संयोगिता, ध्यान से देखिएगा इसको, संयोगिता को प्रेम हुआ पृथ्वीराज चौहान से। अब इस बात की जब भनक लगती है उसके पिता यानी जयचंद को, तो वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता है। उसी साल दौरान जो है संयोगिता का स्वयंवर होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रित नहीं किया जाता है। तब पृथ्वीराज चौहान अपने पुतले को वहां पर भेजते हैं और संयोगिता ने पुतले को ही वरमाला पहनाना उचित समझा। इस प्रकार से संयोगिता का अपहरण जो है पृथ्वीराज चौहान ने किया और
मतलब शक्तिशाली राजा थे, किसी में साहस नहीं था उसका विरोध कर सके। जयचंद स्वयं नहीं साहस कर पाया था कि वह प्रत्यक्ष उससे लड़ाई लड़े और जीत जाए, क्योंकि उसमें पृथ्वीराज चौहान एक जाने माने हस्ती हुआ करते थे। उसने बदला लेने की सोची, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। उसको मौका मिला, तराइन के द्वितीय युद्ध में वह जो है मोहम्मद गोरी से मिल गया। मोहम्मद गोरी से मिलने के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया उसने, सिर्फ इसका साथ दिया। तो इसमें जीता मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई। यहीं से भारत की तकदीर बदल गई, भारत का इतिहास बदल गया, भारत का समाज बदल गया। सब यहीं से परिवर्तन कर सकते हैं, नए युग का आरंभ हुआ। भारत की एक नई तकदीर का मतलब समझ लीजिए कि पुनर्जन्म हुआ। यहीं से सब कुछ परिवर्तित हो गया। जयचंद को कहीं न कहीं इसके दिल में ये उम्मीद थी कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी सब जो है जीत करके चले गए, अगर हम मोहम्मद गोरी का साथ देंगे तो ये जितने क्षेत्र जीता होगा, खास करके दिल्ली वाला क्षेत्र, अजमेर, मेवाड़, सब क्षेत्र जो है हमारे अधीन करके चला जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा नहीं। लेकिन गड़बड़ हो गया। यहाँ पर भी खतरा बना था, प्यार, लव, यहाँ पर भी खतरा बना था। और एक खतरा और बना, जो मोहम्मद गोरी की पुत्री थी, उसने उसके ही गुलाम ऐबक, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उससे प्यार कर लिया। अब क्या हुआ? अब जब ये उससे प्यार कर लिया तो उसको अपने साथ नहीं ले जा सकता, अपने घर नहीं रह सकता, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई घर ठिकाना नहीं था, वो गुलाम था। तब उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का कार्यभार दे करके अपनी पुत्री के साथ छोड़ करके स्वयं चला गया। और कहा था कि इसमें इसका जब विरोध किया था जयचंद ने, तो जयचंद ने जब विरोध किया तो 1100 चंदावर के मैदान में, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ किसमें? 1194 ईस्वी में। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ। जयचंद उसमें मारा गया, जयचंद पराजित हो गया, अंततः उसका सपना टूट गया। अब मोहम्मद गौरी ने अपने दामाद और गुलाम, जो कि गुलाम ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया और स्वयं लौट गया, जहां 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा गुलाम वंश। अब सल्तनत काल की शुरुआत वहीं से होती है। हम लोग सल्तनत काल का जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी जो हमने बताया। ये तो मध्यकालीन भारत का एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक चीजें, जिससे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। सल्तनत काल, आप यकीन मानिए हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे सल्तनत काल कि आपको सारे वंशों के क्रम एकदम मुंह याद हो जाएंगे। जैसे गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, 5 वंशों ने मिलकर के सल्तनत काल पर शासन किया। सल्तनत काल में के नाम से जाना गया। ठीक है, और तब जाकर के 1526 में बाबर ने लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर नए वंश का यानी मुगल वंश का मतलब स्थापना की। तो आज के वीडियो में बस मोहम्मद गोरी तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मोहम्मद गोरी के बारे में। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे हमने सारी चीजें आपको बता दी। इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, जो गजनी के अंतर्गत आने वाले गौर प्रांत का शासक था। और उसने प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में पाटन पर, सॉरी 1175 ईस्वी में जिसने मुल्तान पर आक्रमण किया था, उसकी एरिया को अपने अधीन करके फिर 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात में आक्रमण किया। वहां पर उसको पराजय हाथ लगी। भीमद्युति नाम का राजा उसको तोड़ के भगा दिया। इसके बाद 1191 ईस्वी में उसने तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान से लोहा लिया, जहां पर उसकी बुरी तरह से हार हुई। लेकिन उसने उसकी महत्वाकांक्षा टूटी नहीं, वो जीवित बचकर बाहर निकला और 1 साल बाद फिर पुनः जोश से अपनी सेना इकट्ठी करके, क्योंकि देखिए दूसरे युद्ध में जयचंद ने कुछ उसकी कमियां, पृथ्वीराज चौहान की कमियां बता दी कि इसकी सेना में हाथी बहुत हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना में हाथी अधिक होने की वजह से जयचंद के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर उसने काम किया। मोहम्मद गौरी ने उसने अपने तीरंदाजों से कह दिया कि हाथियों के आंखों में तीर छोड़ा जाए। अब हाथी की जब आंखों में तीर लगेंगे तो पागल हो जाएंगे हाथी सब,
वे अपनी ही सेना को रौंदने लगे सब। अब एक हाथी जानते हैं अगर 20-50 लोगों को अकेले मार सकते हैं हाथियां, मरते हुए भी अगर गिरेंगे तभी 10 लोगों को लेके मरेंगे। तो इस प्रकार से तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। वहीं से भारत का एक नया इतिहास जन्म लेता है और मोहम्मद गोरी अपने देश चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम होगा और आई होप कि आपको वीडियो इस तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।